स्पीक योर हार्ट विद समीना पीरज़ादा में मेरी आज की मेहमान है फौजिया सईद, एक एक्टिविस्ट हैं और हम जानते हैं कि एक्टिविज़म आसान नहीं है। आज जानेंगे कि वो क्या सोचती हैं। आज हम उनसे वाकई दिल से दिल की बात करेंगे। आइए मिलते हैं फौजिया सईद से। फौजिया, बहुत अरसे के बाद हम इस तरह बैठ रहे हैं, मज़ा आएगा आज। है ना? क्योंकि आप कहाँ रह रही हैं, मतलब किस दुनिया के किस कोने में हैं? बहुत सारे कोनों में इस वक्त, है ना? एक जगह तो आप नहीं टिकती हैं। क्यों नहीं टिकती हैं भाई एक जगह? मैं कभी मजाक से कहती हूँ कि मैं उल्टी पैदा हुई थी, मेरे पाँव पहले बाहर आए थे इसलिए मैं फिरती रहती हूँ बहुत ज़्यादा। तो क्यों है इतना चक्कर? कभी आप जापान में होती हैं, कभी श्रीलंका में, कभी यूएस में, कभी पता नहीं कहाँ कहाँ। बिल्कुल, इन सारी जगहों पे हूँ इस वक्त। नहीं, बट मोर एंड मोर सो आई हैव नोटिस कि पढ़ाई तो के वक्त तो इंसान जाता है, बट बाद में इतना ट्रैवल करे और फिर कहीं कहीं घर बनाए अलग अलग जगहों पे। हाँ। तो कहाँ है घर? घर वैसे तो पाकिस्तान है। अच्छा। एक पाकिस्तान है और एक मेरे मियाँ के साथ, जहाँ भी हम कहीं होटल में भी हों तो वो भी घर सा लगता है। अच्छा। बेसिकली हम दोनों कहीं भी चले जाएं, नोमैडिक हैं थोड़े। अच्छा। लेकिन वैसे पाकिस्तान में दिल बहुत लगता है। अच्छा, दिल यहाँ है। हाँ। और आप खुद कहाँ हैं? मैं फिर फिरती रहती हूँ ना। आपने ढूंढ लिया है कहाँ है वो जो कोना अपना? एक कोना होता है ना इंसान का। एक तो वो भी कोना होता है ना जहाँ जाना है। हाँ। वो भी मैंने तय किया हुआ है। अच्छा। हाँ, वो मैंने कहा था मुझे पाकिस्तान में दफन करना। मुश्किल में डालेंगी आप सबको। थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्लैड यू आर हियर। और हम शुरू करते हैं जरूर बचपन से। जरूर। मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा घर का माहौल था, कैसा था कि जिसने फौजिया को ये एक्टिविस्ट बनाया? क्या ये है ना, क्या किस उम्र से ये ख्याल आया और क्यों आया? ओके। समीना, ऐसा कि हमारे घर का माहौल जो था ना, हाँ, वो बहुत खुला था। खुला इन द सेंस कि बच्चों को सवाल करने की इजाज़त थी। अच्छा। तो हमारे यहाँ डिस्कशन बहुत होती थी। अगर इजाज़त भी मांगनी है तो बाकायदा हमें इजाज़त थी कि हम बहस कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। तो उस लिहाज से सोचने वाला जहन जो था वो था हम बहन भाइयों का। तो मेरे ख्याल है वहाँ से शुरुआत होती है, जब इंसान सवाल करना सीख जाए। और फिर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो जो रिस्ट्रिक्शन आती थी उस पर मेरे तो सवाल ढेरों ढेर होते थे, एज ए स्टूडेंट भी। क्योंकि मुझे तो मैं सोचती हूँ मेरे माँ बाप के लिए काफ़ी मुश्किल था कि इधर से निकल जाती थी, इधर से निकल जाती थी। वो इधर से कहते थे नहीं नहीं नहीं, म्यूज़िक नहीं सीखना भाई, यहाँ हम पेशावर में रहते थे, म्यूज़िक नहीं सीखना। सिर्फ इस वजह से कि माहौल ऐसा है। तो मुझे कोई और डिबेटिंग का शौक़ पड़ता था, फिर मुझे डांसिंग का पड़ता था, फिर मुझे कोई स्टडीज़ वर नेवर इनफ फॉर मी। मगर जो एक्टिविज़म की आपने बात की ना, वो मेरा ख्याल है सवाल पूछने से आता है, क्योंकि इतनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। और वो वाली रिस्ट्रिक्शंस की बात नहीं कर रही जो एक कंजर्वेटिव फैमिली की होती हैं, वो जो सोसाइटल होती हैं। आप सबसे बड़े हो? नहीं, मेरी बड़ी बहन है। अच्छा। वो जो मेरी बड़ी बहन है ना, वो ऐसी है जैसे परफेक्ट ईस्टर्न मॉडल। अच्छा। मतलब शी इज जस्ट गुड एंड गुड। मैं वैसी नहीं हूँ। अच्छा। सो वो कवर अप कर लेती होगी ना। शायद उसकी रिएक्शन में मैं वैसी नहीं हूँ। लेकिन यह कि वो हमें बचपन से कहा गया, मलिया उसका नाम है जो मेरी बड़ी मलिया बनो। आप शरारती थे? मैं शरारती भी थी, मैं पूछती पाछती भी बहुत थी, हर चीज़ में क्यूरियोसिटी बहुत थी। तो मलिया वाज लाइक कंप्लेसेंट और पोलाइटनेस और गुडनेस की इंतहा। और मेरा मिजाज ऐसा नहीं था। तो वो हमें हमेशा कहते थे मलिया की तरह, उसको देखो वो कैसे बैठती है, तो मैं वो रिएक्ट करती थी। सो मलिया के रिएक्शन में बन गई फौजिया। मैं रिएक्शन हर चीज़ का। मेरे माँ बाप कहते थे डॉक्टर बनना है, मैंने कहा डॉक्टर नहीं बनना। जो मेरा दिल चाहता है मैं उस तरफ जाऊंगी। इतने ऑप्शंस तो नहीं थे वहाँ पेशावर में कि हमारे पास बहुत ऑप्शंस होते, लेकिन फिर भी मुझे इस बात से चिढ़ हो गई थी कि मैंने मेडिकल डॉक्टर नहीं बनना। वो और बात है कि अब मैं पीएचडी डॉक्टर बन गई हूँ तो मेरी अम्मी हंसती हैं कि डॉक्टर तो फिर भी तुम बन गई। लेकिन थोड़ा सा मुझे ये रहता था कि मैं अपना रास्ता खुद ढूंढूँ और सवाल पूछूँ और क्वेश्चन करूँ चीज़ों को। और भाई कैसा था?
भाई जो था उसकी मेरे साथ बड़ी पक्की दोस्ती थी। अच्छा। मेरे से छोटा था, हाँ। लेकिन हम इकट्ठे इकट्ठे फिरते थे, एक दूसरे को डिफेंड करते थे, एक को डांट पड़ती थी तो दूसरा रोता था। तो he looks a very sensitive. I mean, he's also जेंडर सेंसिटिव, बहुत जबरदस्त वो है, ना, sensitive human being. हाँ, उसकी मेरी बहुत दोस्ती रही। एक्चुअली हम बहन भाई आपस में बहुत क्लोज रहे, और शायद ये वजह है कि दोस्तियाँ, मेरी बहुत दोस्तियाँ हैं, फ्रेंड्स बहुत हैं, लेकिन वो उस तरह के जो फ्रेंड्स होते हैं ना कि आप साथ साथ करें काम, या अगर मुझे आज भी कोई प्रॉब्लम हो तो हम बहन भाई जो है ना वो बहुत फ्रेंड्स हैं आपस में, क्लोज फ्रेंड्स जो है। ऐसे होता है कई दफ़ा फैमिलीज़ में बहन भाई बहुत जुड़े हुए हों तो फिर दोस्तों की इतनी वो नहीं रहती कि इन दोस्तियाँ अपनी जगह होती हैं, लेकिन अगर मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाए, कुछ हो जाए, तो पहला फ़ोन मैं अपनी फैमिली को ही करूँगी, इस तरह का है, बहुत आपस में क्लोज नेट है। So how did he manage it कि बहनों के दरमियान एक भाई, तो मतलब इट्स डिफिकल्ट है ना। तो उसमें से क्या होता है जब अम्मी का लाडला ज़रूर था वो, और वो कहती नहीं कि भाई का ये करो या भाई यूँ साथ चला जाए तुम्हारे कुछ, तो हम क्वेश्चन करते थे उसको, बात को। तो उस पे क्योंकि भाई पे बहुत बोझ पड़ता है, जो बहनों में एक अकेला भाई हो ना, कि उसको फिर बहुत सारे काम करने पड़ जाते हैं। कई भाई जो होते हैं ना वो स्पॉइल हो जाते हैं, अगर बहनों का एक भाई हो तो स्पॉइल हो जाते हैं, मगर जो हमारा भाई था ना वो सेंसिटाइज्ड बहुत था। अभी भी वो सारों का ही करता है, सबका ख्याल करता है, नहीं होता है पेरेंट्स का बात, है ना। सो फिर हाउ डिड इट हैपन, ये किस तरह हुआ कि आप सेंसिटिव हो गए जेंडर इश्यूज पे? ये क्या कॉलेज में हुआ या उससे पहले हुआ, स्कूल के डेज में? मेरे ना करने को मैं बहुत चाहती थी, बहुत कुछ करना चाहती थी, और इट वाज नेवर इनफ फॉर मी। ऐसी क्या मेमोरी थी, कोई है डिफाइनिंग मोमेंट? जैसे मैं म्यूज़िक का ही कहूँ ना कि मुझे सितार का शौक़ था बहुत। अब मेरे पेरेंट्स थोड़े हेसिडेंट इसलिए थे, वो कहते थे कि महल्लेदारी है, अब बेटी टुंग टुंग बजाएगी तो पता नहीं कैसा माहौल होगा, तो ज़िद करके मैंने रखवाया। उन्होंने कहा घर में सीखो, घर में उस्ताद ने अच्छा खासा सिखा दिया, तो कहा अब चलो रेडियो पे तुम्हारी परफॉर्मेंस कराऊं। अब मेरे माँ बाप को फिर मुसीबत पड़ गई कि अब आगे क्या करें। अभी आजकल का ज़माना ज़रा डिफरेंट है ना, वो आप देखो उस वक्त, और फिर हम पेशावर में रहते थे, तो फिर भड्डा बढ़ गया कि अब क्या करना है। फिर करते करते मैं हर वक्त नेगोशिएट करती रहती, अच्छा ये नहीं करने देते तो फिर ये कर ले, ये नहीं करने देते तो ये कर ले। सो मीडिया पहले आया और फिर एक्टिविज्म आया। क्रिएटिव सारी चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा लगा, हाथ से चीज़ें बनाती थी हर वक्त मैं। कोई भी चीज़ बची हुई मिल जाए मुझे, वो बचपन से उसको मैं कुछ ना कुछ बनाती थी। वो एक हुआ, और फिर दूसरा जब ये जो इजाज़तों का मसला है ना, इसमें दोनों चीज़ें आती हैं। फिर मुझे ये होता था कि भाई मैं लड़की हूँ इसलिए नहीं करने देते मुझे। गुड़िया से खेला, गुड़िया से बहुत, गुड़िया के कपड़े सिए, स्वेटर मुनी, किसी को यकीन नहीं आता अब मुझे जो देखते हैं कि मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ। लेकिन हंडकुलिया बनाई, हंडकुलिया पकाई, जो हंडिया बनाई छोटी खेल वेल वाली होती है वो वाली तो बनाई। मगर एक और मज़े की बात है, मैं बचपन से स्टेज शोज़ करती थी, वो तार बांध के चादर डाल के ड्रेस शो हो रहा है, और मैं सारे ट्रेडिशनल कपड़े बना के पहन के आ रही हूँ। मतलब इट्स जस्ट अमेजिंग। मेरा भाई तो बहुत हंसता था जब मैं यहाँ लोक वर्षा में थी, वो कहता तुम तो बचपन से यही कर रही हो, तुम्हें तो अपनी मर्जी की चीज़ मिल गई। लेकिन ये जो सारी चीज़ें ना, ये इट्स वेरी ऑड कि आपको बचपन से कितना ये चीज़ों का हो जाता है अंदाज़ा। दैट वाज वन थिंग। मगर मैं ये कहती कि क्रिएटिविटी और जो लड़कियों की रिस्ट्रिक्शन होती है वो मिले हुए थे मेरे लिए, क्योंकि मैं हर वक्त अपने लिए एल्बो स्पेस, मैं नेगोशिएट स्पेस ही करती थी। मैं अकेले बाज़ार क्यों नहीं जा सकती, मतलब मुझे क्या हो जाएगा, अकेले बाज़ार क्यों नहीं जा सकती। और वहाँ होता था कि आप अकेले जाओ तो आपको पड़ते थे हाथ, तो मैं उसके लिए प्रैक्टिस करती, यूँ कोनिया निकाल के, कभी कभी तो सेफ्टी पिन भी साथ रख के और मैं बाज़ार जाती थी। लेकिन ये कि मैं हर वक्त नेगोशिएट, वहाँ से एक्टिविज़म मेरा ख्याल है शुरू हुआ कि यू ऑलवेज़ हैव टू फाइट फॉर योर स्पेस, और आपको हर वक्त नेगोशिएट करना पड़ता है। अच्छा, कॉलेज में शाम को कोई एक्टिविटी तो क्यों नहीं मैं रह सकती। फिर टीवी पे जाने का शौक़ हो गया स्टूडेंट लाइफ में, तो उस वक्त नया तो नहीं, मगर फिर भी पेशावर का बिल्कुल नया सेंटर था। वो 4 घंटे की ट्रांसमिशन होती थी, ब्लैक एंड वाइट, तो अनाउंसमेंट करनी है जी, होस्ट करना है शो। अब वो फिर मेरे माँ बाप को मुसीबत, अब मैं सोचती हूँ मुझे बड़ा तरस आता है उन पर कि कैसे वो हर मेरी चीज़। अच्छा, फिर दोनों बहनों को इजाज़त मिली, हम दोनों बहनों को इजाज़त मिली।
अब मुसीबत पड़ी हुई है जी, मेरे दादा हैं, वो ज़रा ज़िम्मेदारी सिस्टम है। तो मेरी दादी कहती हैं, मैं तो जब इन्होंने आना होता मैं तो बिजली की तार निकाल देती, मैं कहती हूँ जी लाइट ही नहीं है ताकि वो देखे ना टीवी के ऊपर। मैं 8 साल वहाँ रही, मैंने बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी किया और हर पल मुझे ये होता था कि मैं अपने आप को ग्रूम करूँ। So, कौन लीनियंट था, अम्मी थी या अब्बू ज़्यादा थे? मुझे लगता है योर फादर वाज लीनियंट। हाँ, इज इट ट्रू? दोनों के ये था कि मेरी अम्मी जो है ना, उनका डिसिप्लिनरी फोकस बहुत था। अच्छा। पढ़ाई करनी है, होमवर्क करना है, प्रायोरिटी नंबर 1। और वो जो जितने आपके डिसिप्लिनरी चीज़ें होती हैं ना ज़िंदगी में, स्ट्रक्चर्ड, वो मेरी अम्मी ने कराई हैं हमसे। और माय फादर वाज मोर इनटू बच्चे अच्छी फिल्में देख लें, ट्रैवल करें, एक्सप्लोर करें, किताबें ला के देनी, वो बड़ी बड़ी होती थी लाइफ की उस ज़माने में ना, कलरफुल बुक्स, अंडर द सी और ये और वो उस तरह की चीज़ें। वो जो हमारा होराइज़न एक्सपैंड हुआ मेरे ख्याल है वो मेरे फादर की वजह से बहुत। और अम्मी का ये होता था ये काम करना है, वो हमारे जॉब्स होते थे घर पे, भाई किसकी ड्यूटी है सफाई की, किसकी ड्यूटी है चाय बनाने की। और बेटे के साथ भी वही रवैया था या बेटे के लिए स्पेशल था? नहीं, बेटे के साथ भी ऐसे ही था। अच्छा, हाँ, दैट्स इंटरेस्टिंग। हाँ, कि पेशावर के घर में इस तरह से ट्रीट हो रहे हैं बच्चे बराबर। बेटे, एक तो वो छोटा भी था ना, अगर बड़ा होता तो वो खुद बाहर से बड़े आइडियाज़ ले आता कि भाई मैं बड़ी चीज़ हूँ। मगर उन्होंने अच्छा रखा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिनेरियन मेरी अम्मी थी। और वो जो होता है ना, विजन कह लो या क्रिएटिविटी या वर्ल्ड व्यू जो बनता है, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते थे। सो देन यू टॉक टू हिम। अब्बू से ज़्यादा बात करते होगी ये कि सितार मैं सीखूंगी और मुझे डांस? वो ज़्यादा अम्मी से ही होती। अच्छा, ये अमेजिंग है। है? तो ये किस तरह पे इजाज़त कैसे मिलती थी, कौन देता था इजाज़त? दोनों मिलके ही देते थे वैसे। मगर ये कि अम्मी अगर अम्मी को समझाओ ना कि जी ये मेरा दिल कर रहा है, तो वो फिर रीजनेबिलिटी के अंदर फिर वो तैयार करती थी ज़मीन, है ना? अच्छा, वो बात कर रही थी कि टीवी में हम दोनों बहनें गई। दोनों बहनें गई। अब वो जी मान तो लिया, लेकिन ये होता था कि वो अर्ली आफ्टरनून की भी एक ड्यूटी होती थी और एक लेट नाइट होती थी। तो सैटरडे को फिल्म लगा करती थी टीवी के ऊपर। तो जिसकी सैटरडे को ड्यूटी आती थी ना, वो रात को देर से घर आता था। अल्लाह, मेरे वाले जो है यूँ टहल रहे होते थे वहाँ पर घर के बाहर, और अम्मी भी जाग रही हैं और सब, और फिर कोई ना कोई झगड़े की बात हो जाती थी कि भाई ये क्या अजाब हमारे सर पे डाला हुआ है तुमने, कि अब 12 बजे आ रही हो, 12:30 बजे आ रही हो, ये कोई तरीका नहीं है। लेकिन अब ये कि हमारी ड्यूटियाँ इसी तरह लगती थी, अब हम इधर भी निगोशिएट करके उधर भी निगोशिएट करके, और वहाँ वो आपको पता है किस तरह होता था ना, बड़ा वो बन ढन यूँ करके बैठना होता था, प्यारे बच्चों आपके कार्टून का टाइम हुआ है। अब तो ऐसा नहीं होता, उस ज़माने में होता था। लेकिन यह कि एक यर्निंग बहुत थी। खाली पढ़ाई से मेरा पेट नहीं भरता था, और पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और कभी पढ़ाई तो की क्या नहीं चीज़ यार इतना अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी थी और इतनी यर्निंग होती थी। यहाँ तक कि मैंने बैचलर्स किया और बैचलर्स में मैंने टॉप किया, मगर मैंने ये घर वालों को कहा मैंने मास्टर्स यहाँ से नहीं करना, मुझे बाहर जाना है। तो उन्होंने कहा ये एक्सक्यूज़ मी, हम अगर सारे बच्चों को भेज सकेंगे तो भेजेंगे, अकेले तुम्हें इस तरह अच्छा नहीं होता कि एक बच्चे को उठा के फेवर कर दो। नहीं जी, मैं तो ढीठ, मैंने तो बाहर जाना है। और क्यों यहाँ से मास्टर्स नहीं करना है, जो मैंने अपने टीचर से सीखना था वो मैं सीख चुकी हूँ इसी कॉलेज में, मैंने उन्हीं से और नहीं सीखना। आई हैव लर्नड व्हाट आई हैड टू लर्न। अभी मैंने आगे जाना है। फिर मैंने एडमिशन के लिए एप्लीकेशंस भेज, खुद वहाँ जाके अमेरिकन सेंटर से एड्रेसेस कॉपी कर। उस वक्त कंप्यूटर तो था नहीं कि गूगल करो तो आपकी सारे इंफॉर्मेशन आ जाती है। सो लुक फॉर एड्रेसेस, वो ख़त लिखने होते थे, फिर वो भेजे, उनसे मटेरियल्स मंगाए। अब मेरी अम्मी अभी देख रहे हैं इसको क्या हो रहा है, ये हमने इसको ओके नहीं किया हुआ और ये लगी हुई है। फिर फाइनली खैर उन्होंने मुझे बिठा के समझाया कि इस तरह नहीं होता कि एक बच्चे को बाहर भेज दें और बाकी बच्चों को यहाँ, इफ़ वी कैन अफोर्ड वी विल सेंड देम ऑल एंड इफ़ नॉट देन वी विल नॉट सेंड एनी। मैंने कहा नहीं, जाना तो मैंने है। वो मेरा जब रिज़ल्ट आया और उसके साथ मुझे स्कॉलरशिप मिला, तो मैं गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे बाहर चली गई। फिर मेरी अम्मी ने फुल सपोर्ट किया। ये किस तरह डिसाइड किया कि ये पढ़ूंगी या ये नहीं पढ़ूंगी? उस वक्त इतना नहीं समझ थी, ना तो ये समझती कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, ना कोई हमें बताने वाला था एज सच ना।
तो जिसका पहला एडमिशन लेटर आ गया, मुझे कई लोग, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में गई तो मुझसे कई लोग पूछते थे कि ये कैसे तुमने चूज़ की, मैं भी बर्फानी सैला। मैंने कहा बस ऐसे चूज़ की, जो पहला लेटर आया मैंने कहा ये मेरी यूनिवर्सिटी है। और बर्फ़ कभी देखी नहीं थी ज़िंदगी में, फिर 8 फुट बर्फ़ देखी लेकिन इतनी मैं कहूँगी कि मेरे पेरेंट्स का भी रीज़न था फॉर नॉट सेइंग कि भाई हाँ हाँ चली जाओ। जब मुझे स्कॉलरशिप मिला है तो फिर माई मदर वॉज वेरी एक्टिव इन डूइंग द पेपर वर्क, और दोनों पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे। और लोग बोलते थे नहीं बैचलर्स के बाद नहीं भेजना चाहिए, यंग एज होती है। देन दे वर ओके, उन्होंने कहा नहीं अब ये जाएगी, तो देन दे वर वेरी सपोर्टिव। ना मुझे वहाँ को बंदा पता था ना कुछ, वहाँ जाके कोर्स वर्क भी एक शुरू किया, फिर उसके बाद मैंने चेंज किया, हो जाता है इसी तरह अक्सर। डिज़ाइन में शुरू किया, फिर मैं एजुकेशन की तरफ चली गई। मगर ये कि वो एक्सप्लोरेशन में फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन बेचारों को हमने तंग किया काफ़ी, कभी ये करना है ये करना है ये करना है। सो इस तरह से मेरा एक्सपैंड होता गया। और जब वापस आए तो फिर मेरा इतना पक्का इरादा था कि मैंने वापस आना है, इतना कन्विक्शन था मेरा कि मैं 8 साल वहाँ रही। मैंने बैचलर्स मास्टर्स पीएचडी किया, और हर पल मुझे ये होता था कि मैं अपने आप को ग्रूम करूँ, प्रिपेयर करूँ। मैंने पाकिस्तान में जाके औरतों के लिए काम किया। तो क्या करना था? जो मुझे खुद फील होता था ना, कि जो मेरे रास्ते में आती थी, मुझे लगता था कि क्यों हमारी औरतें ही नहीं कर सकती। देखो ना समीना, खुल के हंस नहीं सकते थे ना आप मैं वहाँ पर वो चादर पहनती थी, वो मैंडेटरी था यूनिवर्सिटी में पहनना। तो सिर्फ पेशावर की बात नहीं, पेशावर का तो इसलिए रेफरेंस दे रही हूँ, हम लोग वहाँ रहते थे जब मैं कॉलेज में गई हूँ या स्कूल में। तो वैसे हम पंजाब से फैमिली है, मगर मुझे हर वक्त ये होता था कि हर वक्त इजाज़तें और सब और मैनेज करना, हर वक्त आपको निगोशिएट करना है। और फिर मैं तो, मेरे पेरेंट्स तो फिर भी सपोर्टिव थे। मैं देखती थी ना मेरी सारी फ्रेंड्स, उनको इतनी मुश्किलें होती थी, और वो तो मैं ख्वाब में नहीं सोच सकती थी कि वो बाहर जाएं पढ़ने के लिए। मैं तो उनमें से बहुत अलग थी जो चली गई। सो मेरा ये कॉन्स्टेंटली ये था कि, और मेरे सर पे कोई बोझ था कि गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप है। पता नहीं किसी के जहन में आए या नहीं आए, लेकिन मुझे इतना, जैसे किसी से उधार लेके नहीं आपको होता, मुझे ऐसा था कि मैं उसमें होता है कि आपको 4 साल आके सर्व करना होता है। तो मेरे ऊपर ये था कि बहुत सारे लोग जो नहीं अफोर्ड कर सकते या जिनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मेरे ऊपर मेरे कांधों में उनका बोझ है। हाँ, ये मेरा आज तक है। मुझे ऐसा लगता है हम में से औरतों में से जिसको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, उसके ऊपर ये बोझ है कि वो जिनको नहीं मिलती, क्योंकि हमारा गरीब मुल्क है ना, या जो भी है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी तो है ना, तो हमें रास्ते खोलने हैं बाकी औरतों के लिए भी, उनको साथ में लाके, मगर वी हैव टू लीड। आप कैसा पाकिस्तान चाहती हैं? मैं ऐसा चाहती हूँ जिसमें बच्चियाँ जो है ना, उनको बचपन से लपेट ना दिया जाए। अच्छा। बच्चियाँ हंसें, बच्चियाँ खेलें, वो अपने पोटेंशियल्स एक्सप्लोर करें। उनको बचपन से ही ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, ऊंचा नहीं बोलो, ज़ोर से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ो, ये एक एक बात पे यानी अगर आप भी सोचो और मैं भी सोचूं कि पहली दफ़ा कब एहसास हुआ कि मैं लड़का नहीं हूँ, लड़की हूँ। आप औरतों से मैं तो बहुत ट्रेनिंग्स कराती हूँ, तो हमेशा वो नेगेटिव ही चीज़ होती है, यानी रिस्ट्रिक्शन ही होती है कोई, जब उसको एहसास हो कि हाँ मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मैं लड़की हूँ। तो मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि जहाँ हम हंसने पे तो मैं सिंपल और खिड़खिड़ा के आवाज़ के साथ हंसें। हमारा दिल चले गाना गाने को तो हम गाएं, कोई ये ना कहे हाय ये कैसी औरत है, ये बुरी औरत है। ये चीज़ें जो है ना, ये मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मेरा यही रहा थ्रू आउट। जब मैं अमेरिका में थी, जब मैं वापस आ रही थी, तो मेरे प्रोफेसर्स ने शर्तें लगाई हुई थी कि ये नहीं जाएगी, अगर जाएगी तो ये विदिन उसका भी टाइम की शर्तें लगाई हुई थी, कितने महीने में वापस आ जाएगी, बिकॉज दे थॉट कि ये इतनी इंगेज्ड है, इतनी मैं वहाँ एक्टिव थी। जैसे मैंने कहा, पढ़ाई वॉज नेवर इनफ फॉर मी, मुझे 6 चीज़ें और चाहिए होती थी ना। तो मैं वहाँ पर स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी थी, वहाँ पे मैं कल्चरल शोज़, ह्यूज बड़े कल्चरल शोज़ ऑर्गेनाइज़ करती थी। तो इट वाज एजुकेशन मेरे लिए बहुत चार्मिंग चीज़ रही है शुरू से। मैं कभी इम्तहान से डरी नहीं, मतलब मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट होती है, इम्तहान मुझे अच्छा लगता है। और पढ़ाई भी मुझे, मतलब मैं चेरिश करती हूँ पढ़ाई। मैंने स्टडीज़ इतनी इंजॉय की हैं अपनी। जो लोग कहते हैं ना अब तो ये हो गया जी, अब डर लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं था।
मगर इट इज़ ऑलवेज ईजी फॉर मी, तो फिर मुझे बहुत कुछ और चाहिए होता है। मगर मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया, हर वक्त ये होता था कोई लीडरशिप की चीज़ है। वहाँ मैंने वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जिस तरह जो टॉपिक है, जो बाद में यहाँ पर ज़रा चला मैंने वहाँ क्राइसिस सेंटर्स में वॉलंटियर किया, वहाँ वुमेन्स मूवमेंट्स में मैं काफ़ी रही, तो मैं अपने आप को तैयार करती। और मेरा प्रॉमिस था कि जिस दिन मेरे पीएचडी का थीसिस फाइनल होगा, अगली जो भी फ़्लाइट होगी ना पीआईए की, वो मैंने लेके घर आना। एंड माई टीचर्स, उन्होंने मुझे ऑफ़र भी किया वहाँ जॉब का कि वहाँ रह जाओ, बिकॉज़ वो अपने अच्छे स्टूडेंट्स को पकड़ के रखते हैं ज़रा। लेकिन आई टुक द नेक्स्ट फ़्लाइट बैक, और मुझे तो ये था कि मैं आके अपना कर्ज पूरा करना था मुझे। सो आई हैव बीन वेरी अटैच्ड विद दैट। तो ये इतना माशरा ऐसा क्यों है, अनफेयर क्यों है? कोई ऐसी वैसी ये खौफ, ये मतलब किस चीज़ का खौफ है? क्यों हम रिलैक्स नहीं कर सकते? क्यों हम इंसानों को अपना पोटेंशियल ढूंढने की इजाज़त नहीं दे सकते? हम किस चीज़ से डरते हैं? मतलब पाकिस्तान तो हमने बनाया था ना एक मुल्क ताकि रिस्ट्रिक्शंस ना हो, हम आज़ादाना अपनी आई थिंक फ्रीडम को एंजॉय कर सकें, हमारे ऊपर किसी और का तसल्लुत ना हो। यही था ना आइडिया अपना मुल्क हासिल करने का। और जब हासिल कर लिया फिर हम क्यों डर गए इतना? आप देखो आज़ादी कितना प्यारा लफ्ज़ है ना। औरत के साथ आज़ाद औरत लगा दो तो गाली बन जाती है। आज़ाद औरत जो है, वो लोग वो आपको पुट डाउन करना हो तो कहेंगे ये औरत बहुत आज़ाद है। एक खूबसूरत सा लफ्ज़ है, उसको औरत के साथ जोड़ते हैं तो उसकी बुराई बन जाती है। पेट्रियार्की है, मगर जो ज़्यादा जिस पे मेरा दिल दुखी होता है, आज भी दुखी होता है, वो ये है कि जो मैंने पाकिस्तान देखा था उसमें फिर भी बहुत गुंजाइश थी। जो आज की बच्चियां हैं जिनकी यूनिफॉर्म में स्कार्फ और वो चीज़ें हैं, मेरा दिल बहुत दुखता है, क्योंकि मैं इस माशरे को ज़्यादा बेहतर करना चाहती थी और मैंने बहुत स्ट्रगल्स भी की हैं उसके लिए। मगर मैं अभी बच्चियों को देखती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि हमारे बचपन में हम ज़्यादा फ्री थे, जिस पे हम बुड़ किया करते थे, और आज मुझे रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा लगती हैं, कम से कम कुछ एरियाज़ में ज़्यादा लगती हैं। तो किस चीज़ से डरता है मर्द? पावर बेस जो है ना, पावर बेस है, कंट्रोल एंड पावर, कंट्रोल, ये दो की हैं चीज़ें पेट्रियार्की के, पावर एंड कंट्रोल। और इस पर मैंने लिखा भी बहुत कि जैसे टैबू में भी मैंने एनालिसिस जो किया है बेसिकली वो इसी चीज़ का किया है कि क्या है हायरार्की जिसको वो तोड़ना नहीं चाहते, और उसको कोई छुए तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। और ये मोरालिटी, उसमें मेरा टैबू में ज़्यादा जो था वो गुड वुमन बैड वुमन को मैंने दिखाया है कि गुड वुमन कैसे माशरा डिफ़ाइन करता है और बैड वुमन कैसे करता है। तो जो हंसती खेलती हैं वो तो बैड वुमन होती हैं, जो शरीफ बीबियाँ होती हैं वो तो लिपट के 4 दफ़ा और फिर वो ना हंसती हैं, ना बोलती हैं, ना मेकअप करती हैं, ना बात करती हैं, बेसिकली यू नो प्रीटी मच। तो वो इसलिए होता है कि कंट्रोल आप नहीं कर सकते। जो क्रिएटिव बंदा है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना। और जो सोचने वाला है, सोच से तो माशरा ऐसे ही डर जाता है, ड्रीमिंग से डर जाता है, क्रिएटिविटी से डर जाता है, बिकॉज़ आपके लगे बंदे नियम है, उसके ऊपर चलाना है आपको, तो कंट्रोल करेंगे तो आप चलोगे ना। अगर आपको सोचने की इजाज़त दे दें, वो नहीं एक दाल और चावल वाली चीज़ थी, वो औरत को कहता था, कहावत है लेकिन वो कहता था कि सारा दिन अलग करो और फिर उसके बाद पकाना अलग अलग। तो एक दिन उसने खिचड़ी बना दी तो उसने कहा कोई आया था तुम्हारे पास? डर जाते हैं कि भाई आइडियाज़ आने शुरू हो गए तो फिर तो ये कोई और रास्ते भी निकल आएंगे। तो जो हमारा बताया हुआ रास्ता है उसके ऊपर चलना है, तो बेहतर है कि यहाँ वो चीज़ें लगा दो ताकि फिर उस रास्ते में चलें। मगर ये कि बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, बीच में अच्छे मर्द भी बड़े बड़े हैं, अच्छी औरतें भी हैं जो कोशिश करती हैं स्पेस बढ़ाने की। और आप यकीन करो हर स्टेप पे हमें ऐसे मर्द मिले। क्यों? क्योंकि वो बेटियों के बाप भी थे, क्योंकि उनको ये अंदाज़ा भी था कि हमने सोसाइटी को साफ़ कराना है, कल को हमारी बेटी ने भी सोसाइटी, हमारी बेटी भी दफ्तर जाएगी कल को। तो बहुत से मौक़ों पे, बड़े बड़े क्रिटिकल मौक़ों पे मर्दों ने भी बड़ी हेल्प की। मगर इतना क्यों मुश्किल होता जा रहा है कि आप स्पेस, मुझे सीरियसली ये सवाल है कि पेट्रियार्की तो है, ठीक है कि पावर बेस है उसकी है, मगर हमने एक मुल्क हासिल किया था ताकि ये हम उस इजारादारी से निकलें, नो जो भी थी उस वक्त, जो हमें खौफ थे कि उससे हम निकलेंगे, हमें एक और तरह का, फिर हमें एक और तरह की हम अंग्रेज़ की ग़ुलामी से निकलें तो हम एक और ग़ुलामी में फंस जाएंगे।
तो वहाँ से निकल आए और फिर हम वही गुलाम बन गए। देखो, एक तो ये होता है कि औरतों की ना मोरालिटी को बहुत इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल करने के लिए। ज़रा आपके जो डिफाइंड नॉर्म्स हैं उससे ज़रा सा हटे नहीं तो आपको बुरी औरत बना दिया। ये कंट्रोल का ये सोटा है, सोटी भी नहीं है, सोटा है ये, कि आप मोरालिटी से कंट्रोल करते हैं और फिर आप बुरी औरत के एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर देते हैं और फिर आप जो आपको पसंद नहीं आएगा ना, अभी जिस तरह एक बात होती है, मार दिया क्यों जी, हमारा इज़्ज़त, ये हमारी इज़्ज़त का सवाल था, जो आपका दिल चाहे आप उस पर लगा दो। आप ये नहीं करती, अच्छा ये बुरी औरत हो गई, ये काम क्यों किया, उसकी इजाज़त हो ना हो, लेकिन वो आपकी एक सोटी बीटिंग स्टिक बन जाती है। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम कि वो कंट्रोल के लिए मोरालिटी का इस्तेमाल और वो हायरार्की को मेंटेन करना है कि ऐसे ना हो कि औरतें ऊपर आ जाएं या कल को हमारी आंख में आंख डाल के देखें, एक जनरल सा ये है। मगर उसके बावजूद मैं ये कहूँगी कि जो जेंडर रोल्स हैं वो तब्दील भी हुए हैं। जैसे शुरू में बाप गुस्सा किए करते थे, आजकल के बाप प्यार करते हैं अपने बच्चों को, बेटियों से खुश होते हैं, तो वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आई है। लेकिन ये थोड़ी सी रिलीजियोसिटी की वजह से या मोरालिटी को इम्पोज करने की वजह से जो है वो मेरा दिल दुखाती है। पर ये कि लड़ाई करनी हो तो मैं समझती हूँ कि बहुत सी सिविक पावर भी चाहिए होती है। कई दफ़ा हम सिर्फ एक दफ़ा गवर्नमेंट को कहते हैं जी गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, गवर्नमेंट ने वो नहीं किया, लेकिन आई थिंक कि द सोसाइटीज़ नीड टू डिसाइड फॉर देमसेल्व्स और सोसाइटीज़ नीड टू स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स। जिस तरह हमने ये सेक्सुअल हरासमेंट का लॉ पास कराया था, तो मेरा अपना केस हुआ, मैं यूएन में जब थी तो एक कॉलीग था जो बहुत ज़्यादा एडवांसेस करता था और तंग करता था, उसके ऊपर हम औरतें जमा हुई, हम लोगों ने केस किया, वो 2 साल का बड़ा टॉर्चर चला। उसके बाद ये एहसास हुआ कि हम पढ़ी लिखी औरतों के साथ अगर ये होता है तो फिर जो रूरल इलाके में हैं, जो फैक्ट्री में हैं, वो किस तरह से खड़ी होंगी साथ। तो उसके बाद जो हमने एक पूरी तहरीक शुरू की आशा के नाम से, वो भी 10 साल चली। आसान थोड़ी होता है माइंडसेट चेंज करना, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि हम औरतें जमा हुई ना, और हम औरतों के साथ बहुत सारे सेंसिटाइज्ड मर्द भी जमा हुए, और आप यकीन करो हर स्टेप पे हमें ऐसे मर्द मिले। क्यों? क्योंकि वो बेटियों के बाप भी थे, क्योंकि उनको ये अंदाज़ा भी था कि हमने सोसाइटी को साफ़ कराना है, कल को हमारी बेटी ने भी हमारी बेटी भी दफ्तर जाएगी कल को। तो बहुत से मौक़ों पे, बड़े बड़े क्रिटिकल मौक़ों पे मर्दों ने भी बड़ी हेल्प की। मगर थे तो हम लोग ना, और हम पार्लियामेंट के पास गए और हमने पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट की, लॉबी की, हमें 3 साल लगे वहाँ भी, और फाइनली पास हुआ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सोसाइटी में ओपन स्पेसेस क्रिएट करनी है, जो फ्रीडम्स वापस लेकर आनी है, वो हर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी होती है। वो दूसरे पे डाल के फारिग ना हो जाए। दूसरे को कह देते हैं लोग कुरप्ट, और अंदर नीचे से ऊपर तक करप्शन हो रही है, तो उस पर शिकायत करना आसान होती है, लेकिन रिस्क लेना मुश्किल होता है, और एक परसिस्टेंस के साथ स्ट्रगल करना मुश्किल होता है। मगर वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आप सड़क पे आराम से चल सकें, खैरियत से वापस आ जाएं, काम पे चले जाएं। बेशुमार चीज़ें हैं जो ख़वातीन करती हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा हों। मैं कह रही थी किसी को कि 70 साल से हमने अपना मुल्क जो है वो मर्दों के हवाले किया। 52% हमारी औरतें हैं। इमेजिन करें कि 52% अगर फ़ाल होती और उनके लिए पाकिस्तान जो है उसकी हर गली, हर कॉर्नर, हर काम की जगह सेफ होती, तो पाकिस्तान क्या तरक्की करता, ये कभी किसी ने सोचा नहीं है। और ह्यूमन रिसोर्स का तो इतना बड़ा प्रॉब्लम है ना, हमने 52% को डरा दिया और घर बिठा दिया। अब तो वैसे कम हो गई है नंबर, क्योंकि वो मेल न्यूट्रिशन, पता नहीं क्या क्या रीजंस की वजह से। मगर यू आर वेरी राइट कि ये मुल्क है, इसको लेके। और आप एक फैमिली को देख लो ना, 2 जब तक कमाने वाले ना हो, 2-3 कमाने वाले हों तो आजकल काम चलता है। बिल्कुल। तो आज कहाँ खड़ी है फौजिया? आज पीछे मुड़ के देखती है। हाँ, ये तो बहुत ही टाइमली सवाल है, इसलिए क्योंकि मैं खुद भी अपने आप से पूछ रही हूँ आजकल कि मैं अब आगे कहाँ जाना है। क्योंकि मैं बार बार ये सोचती हूँ, शायद मेरी फैमिली भी मुझे इस बात का एहसास दिलाती है कि अच्छा, जितना करना था तुमने काफ़ी कर लिया, अपना उधार कई दफ़ा उतार चुकी हो। सो बाकी की ज़िंदगी अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए जीनी है या नहीं, ये तो कंट्रीब्यूशन तो मैं ख़त्म नहीं कर सकती, वो तो चलेगा। लेकिन एक होता नहीं इंटेंस और पागलों की तरह, वो तो मेरे मियाँ की हिम्मत है कि वो संभालता है। लेकिन वो जो होता है ना, दिन रात पागलों की तरह, जुनूनियों की तरह चेंज के लिए काम करना, उससे अब मुझे लगता है कि शायद अब मैं समझती हूँ कि अब अगली जनरेशन बहुत
समझदार है, ख़वातीन में लोग आ रहे हैं आगे, प्लेटफॉर्म्स नए बन रहे हैं, अब डिजिटल दौर है, सोशल मीडिया पे एक्टिविज़म हो रहा है, तो कभी मुझे लगता है कि हाँ हमने अपनी बारी निपटाई है, अब ये आगे वालों के लिए। अब मैं बहुत बुजुर्गी वाले काम कर रही हूँ, मैं इस तरह की बुक्स लिख रही हूँ जो मैं कहती हूँ अच्छा इनके काम आएगी, ये जो अगली जनरेशन है इसके लिए मैं ये भी डॉक्यूमेंट कर जाऊँ, ये भी लिख जाऊँ। तो थोड़ा सा मेरा लिखाई की तरफ ज़्यादा हो गया ध्यान, क्योंकि मैं अपनी हिस्ट्री भी लिख रही हूँ पाकिस्तान की औरतों के हवाले से। मैं सोचती हूँ जो आज की बच्चियाँ, आज की एक्टिविस्ट हैं, उनके काम आएगी, कोई डॉक्यूमेंट कर जाए उनके लिए, उनको पता हो, ओनरशिप हो, वो भी प्राइड से कहें जी हमारी औरतों की स्ट्रगल से आज हम यहाँ खड़े हैं। तो इस किस्म के काम शायद मैं ज़्यादा करूँ, ट्रेनिंग के काम, ग्रूमिंग के काम, जो ज़रा इस उम्र में आके अब करने चाहिए मुझे। तो ज़वाने उम्री कब लिखोगे अपनी कहानी? हाँ, नहीं, अपनी कहानी लिखने का इरादा नहीं है। क्यों नहीं? इससे बहुत फ़ायदा होगा, बहुत सी ख़वातीन जो शायद पढ़ेंगी और उनकी ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी। मैं टुकड़ों में तो कुछ आई है, जिस तरह वर्किंग विद शार्क्स मेरी किताब है, उसमें मैंने अपना ये सारा केस जो था सेक्सुअल हैरेसमेंट का मैंने लड़ा, वो लिखा है। आशा के ऊपर भी कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन हुई है। उस तरह से कुछ टैबू में भी कम से कम मेरा थोड़ा सा पता चलता है कि मेरी वो जो पागलपन है, यर्निंग है टू फाइंड आउट थिंग्स, तो उस तरह टुकड़ों में है मेरे ख्याल में। लिखना चाहिए, हमारा ये ट्रेडिशन नहीं है, लेकिन आई थिंक ये ज़रूरी है कि हम लिख जाएं कि हमने कैसी ज़िंदगी जी, क्योंकि आगे जो आ रहे हैं, जिस तरह आप काम करना चाह रही हैं कि फ्यूचर जनरेशन सीखें, तो उनको भी पढ़ के बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने एक किताब पढ़ी और मुझे इतना कुछ पता चला उस ज़माने में कि गौहर जान, और मैं आई वॉज फैसिनेटेड कि उसमें उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है। तो आई थिंक आप डॉक्यूमेंट भी कर लेंगी, अपनी ज़िंदगी तो कर ही रही हैं डॉक्यूमेंट, पर साथ साथ जो लोग आए थे आपकी ज़िंदगी में, जो सफ़र आपने तय किया, जो आपने वो जो आपका है कि मैंने मैनेज करा, नेगोशिएट जो आपने किया है ज़िंदगी में, आई थिंक वो सब कुछ आ जाएगा। वो शायद एक इंटरव्यू में मैं नहीं कर पाऊंगी आज, और बहुत से मैं शायद एक किताब में भी ना कर पाऊँ, क्योंकि बहुत लेयर्स हैं मेरी। मैं एक वक्त में 6 जिंदगियां जीती हूँ। नहीं, बट हमें चाहिए वो। आई थिंक वो फौजिया से हम मिलना चाहेंगे, एक मोटी सी में भी 3-4 जिल्दों में। बहुत लंबा काम होगा, मगर ये शायद ये है कि अगली किताबों में कुछ और टुकड़े आते जाएं जिंदगी के। पहली मोहब्बत कब हुई थी फौजिया को? मोहब्बत का तो ये था कि वो मेरा निगोशिएटिंग चिप था हमेशा मेरे पेरेंट्स के साथ। वो कहते थे अच्छा मगर ये चीज़ हो जाए तो शिकायत ना हमें आए। अब शिकायत ना आए का मतलब क्या होता है आपको पता है? मैं फ़ौरन उसको निगोशिएट करती, मैं बिल्कुल नहीं आएगी। तो वो ये था, या ग्रेड अच्छे आए या ये कि शिकायत ना आए। शिकायत ना आए मीनिंग के कोई लड़के लड़की का चक्कर ना। तो बचपन से मुझे ऐसे लगता था कि ये बेस्ट निगोशिएटिंग चिप है। अच्छा जी ये करने की इजाज़त मिल जाए, कोई शिकायत नहीं, हाँ ठीक है। तो बचपन से ऐसी ट्रेनिंग हो गई कि जैसे ये लड़के लड़की की बात जो है ना, उसको किक ऑफ करना है आपने, और कोई करीब आए उसको ठुड्डा लगाना आपने, क्योंकि वो आप समझ रहे हो ना, घरों में ये होता है कि भाई फिर अच्छा लिखना पढ़ना सिखा दिया तो ये कहीं दूसरों को, ये मेरे माँ बाप ने नहीं कहा लेकिन एक टिपिकल होता है ना, वो ऐसा कोई दिमाग में बैठ गया कि अगर किसी ने अप्रोच करना है तो वो उसको तो बंदूक निकाले और शूट कर लेंगे। और ऊपर से फिर ये हुआ कि जो मेरी बड़ी बहन थी उसकी जो मैरिज हुई वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो उससे तो हम बाकी बहन भाई सारे फ्रेंड हो गए ना। हमने कहा बस ये तो फजूल बातें हैं। मगर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मेरा मेरी अम्मी के साथ बहुत क्लोज रहा सारी ज़िंदगी, और मैं उनकी तरह, बहुत ज़्यादा उनकी तरह। तो मुझे ऐसे लगता था कि जिस तरह माँ मेरे जहन में बहुत पॉजिटिव थी, तो मुझे ऐसे लगता था मैं बड़ी अच्छी माँ बनूँगी। तो उस लिहाज से कभी मैंने कहा करती थी कि ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे हम किसी तरह हों और शादी ना हो, क्या बकवास है। तो मुझे तो उसका मतलब नहीं समझ में आता था कि वो क्यों गुस्सा करती है कि क्या फजूल बातें तुम कर रही हो। लेकिन मुझे ऐसे लगता था कि जिस तरह अगर मैं आगे के रिश्ते सोचूं तो मेरा माँ वाला रिश्ता बहुत अच्छा बनेगा, मगर बीवी शीवी के चक्कर में मैंने नहीं पड़ना, क्योंकि वो मर्द तो हमेशा ही प्रॉब्लम करते हैं। इस तरह का इमेज था, तो वो ही ले कर चले आगे। ज़्यादा यहाँ भी आ गए तो मैं बाद में सोचती हूँ कि मैं बहुत ही उल्लू सी होती थी जब मैं अमेरिका में पढ़ने आ गई, मुझे इतना बातों का पता नहीं था। और बाकी लड़कियाँ जो हैं मेरे कॉलेज में पाकिस्तान में, वो एक दूसरे को छेड़ छाड़, इस तरह नहीं होता कि वो तुझे देख रहा है, मुझे वो बड़ी छिछोरी लगती थी।
और मैं इधर डिबेटिंग कॉन्टेस्ट की वो तैयारी कर रही हूँ और मैं कहती ये क्या फजूल टाइम वेस्ट करती है। तो उस तरह का मेरा इमेज था। तो इसलिए ना वो एक होल सा बना के रखा था बहुत। तो फिर ये होल कब टूटा? होल एक तो मेरा थोड़ा बहुत टूटा वहाँ अमेरिका में, मगर वो इस तरह से बात हुई कि आगे नहीं बढ़ी बात, तो वहीं ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद इतना मैंने रेजिस्ट किया शादी को, इतना वापस आ गई जब पीएचडी करके, तो यही था कि भी लड़की पढ़ के आ गई अब इसका करो कुछ। ओए मैंने इतना वो बनाया हुआ था ना कि शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी। फिर मेरे माँ बाप तंग आ गए, उन्होंने कहा अच्छा ना करो। और फिर जब मेरा पॉल के साथ अंडरस्टैंडिंग हुई तो उन्होंने शुक्र किया कि किसी कोई तो इसको पसंद है, उनका फौरन इजाज़त दे दो उसको। इसने प्रपोज किया था, पॉल ने किया था या आपने किया था? नहीं हुआ प्रपोजल, ये बड़े मज़े की बात है, प्रपोज ही नहीं किसी ने किया। और मैं मतलब एक बहुत प्यारी सी दोस्ती थी और मेरा ख्याल है शायद वो अमेरिकन था इसलिए मुझे सेफ़ भी लगा, शायद मुझे नहीं पता, मैं ऐसे एनालिसिस कर रही हूँ अपना। लेकिन उसकी दोस्ती में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। तो हमारी अप्रोच बहुत मिलती थी, हम दोनों यूएन में काम करते थे, अप्रोच बहुत मिलती थी। और बाकी लोगों की अप्रोच बहुत डिफरेंट थी, तो हमारे गठजोड़ ज़्यादा हो जाता था। जिस तरह से हम सोशल चेंज को देखते थे तो उस तरह की कॉन्वर्सेशन बहुत मज़े की होती थी। तो दोस्ती में कुछ पता नहीं चला कि वो हम किस तरह पार्टनरशिप डेवलप हो गई ना। और एक अंडरस्टूड सी चीज़ थी, ऐसा नहीं हुआ कि उसने मुझे कुछ कहा हो या मैंने उसको कुछ कहा हो, और वो बातों बातों में हम आगे आ गए और कहा कि चलो शादी कर लेते। तो किसने कहा था चलो शादी? ये नहीं सही से बात हुई, ऑलमोस्ट यही हो रहा था कि भाई अच्छा माँ बाप से कैसे पूछें, और इट वाज नॉट अ फॉर्मल थिंग। ओके। हाँ, और फिर मैंने कहा कि भाई मुझे तो माँ बाप से पूछना पड़ेगा, क्योंकि हमारी फैमिली तो इतनी वो क्लोज निट है कि मैं ये नहीं इमेजिन कर सकती कि मैं उनको उनकी खुशी के खिलाफ। मुझे डर नहीं लगता मौत से, और अब तो बिल्कुल ही नहीं लगता, क्योंकि अब मुझे लगता है मुझे एक तसल्ली सी है कि मैंने अपने हिस्से से ज़्यादा कर लिया। तो मुझे अब ये लगता है अब ये बोनस टाइम है। ऐसी क्या चीज़ अच्छी लगी थी कि सोचा कि ये जिंदगी का साथी बन जाना चाहिए? दोस्ती बहुत हो गई। और दूसरा ना वो ओवर पावरिंग नहीं था। हमारे यहाँ मर्द क्या करते हैं कि वो अभी अंडरस्टैंडिंग पूरी हो ही नहीं होती तो वो आगे निकल जाते हैं, और उससे मुझे बहुत उलझन होती थी। और बदलना भी चाहते हैं, जो चीज़ अट्रैक्ट करती है आप पोजेसिव भी हो जाते हैं और बड़ी जल्दी आगे। तो पॉल जो था ना वो बहुत सुकून का बंदा था, इस वजह से मुझे कहीं पर भी ऐसे नहीं लगा कि इसको मुझे किक मार के बाहर निकालना है, ये कहाँ आ गया, क्योंकि बंदूक निकालना। तो वो बहुत स्पेस देता था और बड़े आराम से हम आगे चले। तो उस वजह से ना मुझे वो बॉदर नहीं किया। तो वो होता ना, पता भी नहीं चलता, कोई इतना दिल में अंदर आ जाता है। तो उस तरह से हुआ। फिर मेरी अम्मी अब्बा से इंटरव्यू हुआ उसका, और दे बोथ लाइक्ड हिम वेरी मच। और मगर मैं सच्ची बताऊँ, मुझे बहुत लोग कहते हैं अच्छा पेरेंट्स से इजाज़त कैसे मिली। मैंने कहा जिस हाल में मैं पेरेंट्स से, वो कहते अल्लाह का शुक्र है इसको पसंद आया है, चलो करो इसकी शादी। तो दैट इज़ हाउ इट हैपेंड। और बहुत खुश है। तो लोग कहते नहीं है कि आपने बेबीज़ क्यों नहीं बनाया, आपने तो कहा था मैं बड़ी अच्छी मामा बनूंगी। हाँ, ये दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज। मेरा बचपन से मेरे जहन में ये था कि मैं बहुत अच्छी माँ बनूंगी और बीवी मैं बिल्कुल अच्छी नहीं बनूंगी। और उसके बाद मुझे इस तरह का इशू आया कि मेरे बच्चे नहीं हुए। और तो थोड़ी देर पॉल ने कहा कि तुम अगर अडॉप्ट करना चाहो तो करो। और मैंने सोचा भी, मैंने कामरान मेरा भाई जो है उससे मशवरा किया, सबसे किया। सोचते सोचते मैंने होमवर्क भी काफ़ी किया उसके ऊपर, एंड देन वी बोथ डिसाइडेड। वो तो बहुत विलिंग था, मगर मैंने डिसाइड किया कि नहीं। और अब मैं बीवी का रोल इतना एंजॉय करती हूँ और माँ का रोल उस तरह से नहीं है, मगर ये कि मैं अपनी कमी पूरी कर लेती हूँ। अगर इसको कमी आप कहो कि मेरे भाई के बच्चे, मेरी बहन के बच्चे आए, मेरे दिल के टुकड़े। क्या ये ज़रूरी है कि एक औरत का माँ बनना बहुत ज़रूरी है? ये लोग पूछते हैं ना, सोसाइटी में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि फौरन पूछा जाता है कि भाई। मैं कई दफ़ा मेरे मर्द दोस्तों को बोलती हूँ कि तुम लोगों से को पूछता है तुम्हारे कितने बच्चे हैं? हाँ। मेरे से पहला सवाल। अच्छा, एक ज़माना था मैं तंग आनी शुरू हो गई थी, अब तो मैं हंस पड़ती हूँ, बस कुछ नहीं आगे से कहती। लेकिन पहली बात वो कहते हैं अच्छा आपके कितने बच्चे हैं?
तो मैं कहती जी मेरे बच्चे नहीं, बस वो उनकी मुस्कुराहट सीरियसनेस में बदल जाती है और मुझे देखते रहते थे। अब मुझे अगले 6 सवाल उन्हें पता होता है कि क्या आने वाले, शादी को कितना अरसा हुआ, मतलब वो पूरा फिगर आउट, मेरी रिप्रोडक्टिव हेल्थ उन्होंने पूरी फिगर आउट करनी होती है। या अगर कोई मर्द हो तो वो फिर यूं करके देखता है कि ये उस किस्म की औरत है, ये बाय चॉइस या बाय फेट, मतलब नंदे का दिल करता सर पीट ले। पर वो एक ज़माना था जब मुझे बॉदर करने लगी थी ये बातें, और मुझे शक्ल देख के पता होता था कि तारो ये नहीं कहेंगे आपने क्या पढ़ा, ये नहीं पूछेंगे आपने कहाँ जॉब कर रही हैं या क्या करती हैं पहले, अच्छा आपके बच्चे कितने हैं। एक ज़माने में कायरो में रहती थी, मैं और पॉल कायरो में रहते थे, तो वहाँ पर तो मैं शुगल करती थी बिकॉज़ वो मेरी सोसाइटी ऐसा सच नहीं थी ना। किसी ने पूछा कितने बच्चे हैं, 6, दिल किया 12 कह दिया, दिल किया कुछ भी कह दिया। मैं ऐसी जिस तरह स्टोरी मैं कहती थी अगले सवाल जो पूछने शुरू करेंगे और मैं बोर होती जाऊंगी सारे रास्ते, तो जो मर्जी कह दो। अच्छा दूसरी ये बात होती थी कि जिनको मैं कहती थी वहाँ पर कि मैं बच्चे नहीं हैं, ओए होए वो तो कोई सिंपथाइज, वो भी हमारी तरह की सोसाइटी है ना, वो तो फिर कहते थे हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। अब उनको मैंने अपनी तो फिज़िकल हिस्ट्री नहीं बतानी थी, लेकिन तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, फिर मुझे लिख लिख के देते थे ये पढ़ो 3 दफ़ा, ये सुबह उठ के ये पानी पियो, क्या क्या। तो मैं पॉल को कहती थी पॉल मेरे कुछ ना कुछ हो ही जाना है मेरे लिए। ज़रूरी है एक माँ के लिए, एक औरत के लिए माँ बनना? मैं नहीं समझती। देखिए एक पर्सनालिटी है आपकी, वो पूरी होनी चाहिए, पर्सनालिटी पूरी होनी चाहिए, आपकी कमियां वैसे पर्सनालिटी में नहीं होनी चाहिए। बाकी रिश्तों का क्या है, देखिए ना रिश्ते आपके इतने ढेर होते हैं, उनमें से कोई भी सिलेक्टिव हो जाए आपके रिश्ते, इसमें क्या है, ये तो मतलब नेचुरल बात है, आप हैं औलाद है या नहीं मैं वैसे बहुत सीरियसली सोचती हूँ कि लोग तो आइडेंटिटी का सवाल कि हर औरत और हर मर्द माँ बाप बनने के लिए कट आउट नहीं है। जैसे सब लोग डॉक्टर बनने के लिए नहीं पैदा हुए, या ये भी एक प्रोफेशन की तरह की चीज़ है कि एक परफेक्ट। आप बाय चॉइस भी कर सकते हैं, आप बाय चॉइस भी अगर जिस तरह मैं कहती थी मैंने शादी नहीं करनी, एंड आई वाज वेरी सीरियस अबाउट इट। ऐसा नहीं है कि मैं कोई नखरे कर रही थी कि जी मेरी पसंद का भी मुझे नहीं, आई डिडंट वांट दैट इन माई लाइफ। मैं एक प्रोफेशनल औरत बनना चाहती थी, और जब हो गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब बच्चों का ये कि मैं सोचती थी कि होंगे और नहीं हुए तो फिर वो एडजस्टमेंट कर ली, लेकिन जिस तरह मैं समझती थी कि शादी नहीं करनी तो कोई समझे कि मुझे बच्चे नहीं करने, तो दैट इज़ फाइन। तो फिर क्या नेगोशिएट किया था जब व्हेन यू फाउंड आउट कि आप मामा नहीं बन सकते? तो आपकी नेचर है ना नेगोशिएट करना, है ना? तो फिर ये नेगोशिएट किया कि मैं बहन भाइयों के बच्चे जो उनको मैं बिगाड़ लूँ अच्छी तरह। अभी इतने प्यारे हैं वो मुझे, इतने प्यारे हैं। और दूसरी पता है एक और बात मैं सोचती हूँ कि मैंने जिस तरह मेहरगढ़ हमारी तंजीम है उसमें बच्चे इतने ट्रेन किए हैं, वो मुझे इतने प्यारे हैं, उनमें से बहुत सारे हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, वो मेरे बच्चों की तरह हैं। और मैं अब इस एज में देखती हूँ, पता नहीं मर्दों को कैसी फीलिंग होती है कि जिस तरह जो यंग लोग हैं ना, वो मुझे सारे ही बच्चे लगते हैं मेरे, एक वो अफेक्शन नहीं होती है, मैं उस तरह से उनको देखती हूँ बहुत ज़्यादा। तो और मुझे कोई अच्छा काम करे मुझे बहुत प्यार आता है, मुझे वो वाली अफेक्शन आती है जैसे एक मदरली अफेक्शन होती है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि मुझे कमी ही नहीं, इतने मेरे बच्चे हैं। कभी नफरत की है? हाँ मैं कहूँगी आमतौर पे नहीं करती मैं, बिटरनेस नहीं मैंने आने दी, लेकिन हाँ 1-2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे प्यारों का दिल दुखाया, उनसे मुझे गुस्सा, अपना दिल दुखाया तब नहीं। नफरत है या वो गुस्सा है? गुस्सा है थी, गुस्सा है। अच्छा, नफरत नहीं है? नफरत नहीं है मेरे ख्याल। आप फॉरगिव करते हो इजीली? वो भी मुश्किल होता है मेरे लिए। एक तो ये है कि मैं गिरा ही नहीं लगाती, एक होता है ना नोट्स लगाना, मैं वहीं तबीयत साफ कर देती हूँ। मतलब अच्छा। अगर मुझे गुस्सा है ना किसी पे तो मैं निकाल लेती हूँ। नफरत वैसे बहुत हार्ड लफ्ज़ है, गुस्सा आ जाता है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी में माफ़ करना सीखा है, ज़रा मुश्किल से, बिकॉज़ मुझे ही होता था ये काम गलत हो गया, आउट, खिड़की से बाहर, तो धीरे धीरे मैंने ये लर्न किया है कि इंसान जो है ना वो चेंज होते हैं, कोई नहीं भी होता है लेकिन इंसान चेंज होते हैं और उनको गुंजाइशें देनी चाहिए, तो आप रिकन्सिडर करना चाहिए। और फिर मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सीखा है, मुश्किल से सीखा है लेकिन सीखा है, जिन लोगों से मैं इंटरेक्ट करती रही हूँ। तो कई दफ़ा ऐसे भी मैंने लोगों को वापस लिया है जो मैं सोचती हूँ कि पुरानी फौजिया, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं ज़रा सख्त
उस मामले में होती हूँ। तो ये ज़रूरी होता है आगे बढ़ने के लिए कि सख्त रहे आदमी, या नहीं ज़रूरी होता? नहीं, अपनी अपनी पर्सनालिटी, जैसे मैंने बताया मेरी बड़ी बहन जो है मलिया, उसमें तो कहते हैं ना हर हड्डी अच्छी है उसकी, इतनी गुडनेस है उसके अंदर कि कोई उसके साथ जितनी मर्जी ज्यादती कर जाए ना, वो आगे से नहीं उसको बुरा नहीं कह सकती, उसके साथ बुरा नहीं कर सकती। मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरे साथ कोई करे ना, मैं उसको घर पहुँचा के आती हूँ। अब मैं ज़रा रिलैक्स्ड हो गई हूँ, मतलब अब मैं मुस्कुरा के भी छोड़ देती हूँ बहुत सारी चीज़ें। कभी सॉरी कहा है किसी को? हाँ, सॉरी करती हूँ मैं। आप कर सकते हो सॉरी? हाँ, सॉरी। ये अक्वायर किया है या था ये? नहीं, गलती मैं मानती हूँ। अच्छा। गलती मैं मानती हूँ। मैं अपने ऊपर बहुत सख्त हूँ। मतलब इतना मैं अपना आउटपुट जो है ना उसको मैं इतना काउंट करती हूँ, और साल के आखिर में मैं अपना पूरा लिखती हूँ कि मैंने अपने टारगेट्स अचीव किए। पर्सनल अलग होते हैं, प्रोफेशनल। यू विल नॉट बिलीव, मेरे कंप्यूटर में आप देखोगे हर तो साल शुरू के से है, बचपन से है ये हाँ, आदत? मैं ऑर्गेनाइज्ड भी हूँ, और मैं अपने आप पे, मतलब आप मेरी 100 दफ़ा तारीफ़ कर लो ना मैं मुस्कुरा के कहूँगी थैंक यू, मगर दिल तक मेरे नहीं जाएगी वो। मैं साल के अगले साल के टारगेट्स लिखती हूँ, और जो पिछले साल हैं वो मैं पढ़ती हूँ 31 को रात को, और मैं पूरा अपना एनालिसिस करती हूँ, और मैं लिखती हूँ उसमें कि ये चीज़ रह गई, ये चीज़ ज़्यादा की, वो बाकायदा लिखा हुआ। और रात को सोने से पहले भी पूरा दिन कहाँ होता है? नहीं, इतना नहीं होता, मगर जहन में चल रहा होता है। मुझे टारगेट्स अपने पता होते हैं, और मैं अपने आप को छोड़ती नहीं हूँ फिर अगर वो मैं अचीव ना करूँ। और कोई मुझे कहता है हाँ अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छा, मैं कहती हूँ ये क्या बात हुई, आपने करना है तो कहो ये करना है और कर लो। तो अपने आप को शाबाशी कब देती हो? शाबाशी देती हूँ जब मैं कर लेती हूँ। तो क्या मगर जो गिफ्ट अंदर देते? से Do you buy yourself a gift? आइसक्रीम खाती हूँ मैं, पॉल को पता है मेरी सेलिब्रेशन हमेशा आइसक्रीम पे होती है। लेकिन मैं अगर मैं इस तरह से नहीं प्लान करती चीज़ों को आमतौर पे, ये नहीं है कि मैं खुदकुशी कर लूँगी अगर मेरी चीज़ पूरी ना, ऐसा नहीं है। लेकिन आई फाइंड दैट वेरी स्ट्रेंज जब लोग कहते हैं, जिस तरह मेरा भाई कई दफ़ा मेरी इस बात का मजाक उड़ाता है, वो कहता है कोई हम प्रोग्राम प्लान कर रहे थे तो लोगों ने कहा अच्छा इस पे लोग आएंगे नहीं, अच्छा पता नहीं इतने तक आ जाए। मैंने कहा ये कैसी बातें हैं, आपने 1000 बंदे के लिए प्लान करना है तो 1000 बंदा आएगा, आपने 100 के लिए करना है तो 100 बंदा आएगा, जो आप टारगेट करो वो आप अचीव करते हैं। तो वो इस बात पे मेरी बहुत मजाक बनता है, लेकिन ये है कि आई डिफाइन माई टारगेट्स एंड आई अचीव माई टारगेट्स। और कैसे करना है ना, उसमें चेंज आते रहना चाहिए, लेकिन आप छोड़ थोड़ी देते हो एक चीज़ को। तो अगर करना है तो करना। तो पीछे मुड़ के देखते हो तो क्या रह गया जो नहीं किया? कुछ किताबें हैं जो लिखनी है, बाकी मैं अपने उससे काफ़ी तसल्ली में हूँ। यानी मैं 60 के बाद मैं समझूंगी मेरा बोनस है, और उसमें मैं वो चीज़ें करूँगी। मैं बहुत स्पीड से काम करती हूँ, मुझे ये था कि मरने से पहले ये भी करना है। सो कोई रिग्रेट्स है? रिग्रेट्स नहीं है, इतने रिग्रेट्स नहीं है। मैंने बहुत किया, ट्रैवल किया, इतना बेतहाशा ट्रैवल किया है कि मैं जब स्टूडेंट थी तो पैसे मैं जोड़ती रहती, स्कॉलरशिप के आते थे। और पैसे कहाँ से आने थे, हमारे यहाँ तो बचपन में यानी स्टूडेंट लाइफ में काम नहीं करते हैं, लेकिन वो करके जितने पैसे जमा हुए मैप खोला, जहाँ का समझा अफोर्डेबिलिटी करीब की है तो यहाँ चले गए, श्रीलंका चले गए, ज़रा पैसे ज़्यादा हुए तो वहाँ चले गए। अकेले ट्रैवल किया, बहुत ट्रैवल किया। उसके बाद शादी के बाद भी हमारे पाँव में चक्कर ही है, बहुत ट्रैवल किया। कब बहुत खुश हुए? बहुत ज़्यादा। और क्या किया था? दिल की जो खुशी आती है ना, वो मेरी फैमिली के साथ बहुत जुड़ी हुई है। जो मेरी अचीवमेंट्स है ना, जिस तरह टैबू बहुत पढ़ी गई, बहुत ज़बानों में ट्रांसलेट हुई, बहुत यूनिवर्सिटियों में लगी, वो सब कुछ इज़ सेटिस्फाइंग। जो खुशी हुई उस प्रोसेस में, वो वहाँ से हुई कि उसने मुझे बहुत चेंज किया। उस सारे 10 साल का मेरा रिसर्च था, उसके बाद मैंने वो किताब लिखी, उसने मुझे बहुत ट्रांसफॉर्म किया, मुझे एज अ पर्सन वहाँ, वो मेरी खुशी है। बाकी खुशी है या कामयाबी है? नहीं, कामयाबी तो है, लेकिन मुझे जिस तरह मैंने बताया ना, मुझे बचपन से यर्निंग है एक चीज़ की कि मैं सीखूं। वो जब फिर मैं कोई सब्सटेंटिव लर्निंग करती हूँ तो वो मुझे बहुत खुशी देती, एक अंदर की खुशी। या फिर मेरी फैमिली से जुड़ी हैं मेरी खुशियाँ जो हैं, पॉल के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ, मेरी अम्मी के साथ, या बच्चे जो अब हैं। What keeps you going?
वो जो एक होती ना कोई चीज आपने पल्लू से कुछ बांध है दिया सही, मुट्ठी मशीन जरा है ना, पक्की एक है है मेरी। व्हाट ये इस मशीन को क्या चीज चलाती रहती है? समीना, मुझे ऐसे लगता है कि ये पर्सनालिटी का हिस्सा है। मेरी अम्मी से मैंने पर्सनालिटी ली है। माय मदर इज आल्सो हैप्पी पर्सन। अच्छा, और मल्टीटास्किंग भी वो भी करती है? हाँ, वो भी करती हैं। मैं भी बहुत खुश, मेरा नॉर्मल जो है ना वो वो खुश है। आम लोगों का जो खुश होता है ना, मेरा वो नॉर्मल है। और फिर उसके ऊपर एक्साइटमेंट, जब बहुत खुशी है ना वो उसके ऊपर होती है। मेरा नॉर्मल जो है हाँ। वो है जो आम लोग बहुत खुश हो ना किसी बात से, वो मेरा नॉर्मल होता है। हालांकि मैं कितने तीखे इश्यूज पे काम करती हूँ। बिल्कुल। मैं रेप के ऊपर काम करती हूँ, मैं हाँ। इंसेस्ट पे काम करती हूँ, मैंने डोमेस्टिक वायलेंस पे इतना काम किया है। लेकिन वो जिस तरह वो बुई नहीं होती, आप उसको पानी में दबाओ तो बुड़क करके बाहर आती है, यू नो, दैट इज हाउ आई एम। और वो आई थिंक कि मैंने इनहेरिट किया है। और फिर मैंने एक्वायर भी इस तरह किया है कि मैं अपने आप को खुश रखती हूँ। म्यूज़िक मुझे बेतहाशा खुश करता है। अच्छा म्यूज़िक नशे की तरह होता है, अच्छा मौसम, तो हर वक्त मेरी एनर्जी चार्ज होती रहती है चीज़ों से। कभी रोए हो? हाँ, बहुत दफ़ा। ये क्या बात हुई? बहुत ज़्यादा? हाँ, अभी कोई मेरे करीब उस तरह कोई मौत नहीं हुई, टचवुड, मेरे करीब के लोगों में, तो वो मुझे पता नहीं है अभी इतना उसका। मेरी नानी की डेथ मैंने देखी है, जो मुझे बहुत दुख हुआ। मगर मेरी जब डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं तो उस पर रोना भी आता है। हाँ, बहुत, क्योंकि मैं तो इमोशनली बहुत इन्वॉल्व होती हूँ, मैं कोई मशीन की तरह थोड़ी होती हूँ। ये जब लॉ बन रहा था तो कोई इमोशनल रोलर कोस्टर था, वो कोई इमोशनल रोलर कोस्टर था। मैं सच कहती हूँ, मेरे मियाँ की हिम्मत है जो उसने मेरे साथ वो रहता है। बहुत सी ऐसी रातें होती थी जिसमें मैं रोती थी बैठ के, और ये हालत हो गई थी कि जो मेरी हेल्प करता था ना उस लॉ के बनने, मैं जिस तरह वो अम्मा दादियाँ नहीं होती हैं, मैं दुआएं करती थी उस बंदे के लिए, और जो वो हुड़के डालता था उसको मैं बद्दुआ विच इज़ वेरी बैड टू एडमिट। मगर एक होता ना दिल से निकलती है चीज़, तो मेरा काम जो है ना वो बहुत पर्सनल है। मेरा कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जो मेरा एक्टिविज्म में काम है जो पर्सनल नहीं था। देखो ना, हरासमेंट मेरा पर्सनल एजेंडा, डोमेस्टिक वायलेंस मैंने बहुत करीब से देखा, और भी जो भी इस तरह की चीज़ें वो मैं उनको बहुत पर्सनली लेती हूँ। तो वो मेरी पर्सनल स्ट्रगल्स होती हैं। देखो ना, प्रोफेशन तो एक अलग चीज़ है, एक्टिविज्म अलग है, वो तो मैंने वॉलंटियर ही करते हैं ना आप, तो उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो बैठ के रोते भी। तो क्या है कामयाबी? कामयाबी अपने टारगेट्स को अचीव करना ही है, जो आप सोचते हो। आप किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, किसी के पर्सनल होता है, कोई कहता है जॉब मिलना, कोई कहता है प्रॉपर्टी बनाना, जो जिसका टारगेट हो। मैं तो सोशल चेंज की मारी हुई हूँ मैं तो, उसी वही आपकी कामयाबी है। और नाकामी, जब आप देखती हैं ये सब कुछ बदलता हुआ और वो सारी मेहनत जो आप लोगों ने की है, यू नो, अभी जैसे लॉज जो हमने बनाए हैं, आप यकीन नहीं करोगे कि वो पिछले 8 साल हो गए उन लॉज को। हम ऐसे उकाब की तरह उनको प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि हर बंदा उसमें तरमीम करने की कोशिश करता है। हर बंदा, वो किसी ने अपने चचा की बेटी लगानी है वो उसमें तरमीम करता है, किसी ने किसी को बचाना है वो तरमीम। तो हम जा के असेंबली में लॉबी करते हैं, उसको बचाते हैं। किसी ने हमें कहा तो नहीं है ना ये हमारी नौकरियां हैं, ये तो हमारी इमोशनल एंगेजमेंट है हमारा, तो उसको बचाते फिरते हैं हम लोग। जब लॉज पास हुए थे ना, तो मैं बल्कि अपनी अगली किताब का शुरू में वहाँ से कर रही हूँ कि जब लॉज पास, आप देखो कि 10 साल की मेहनत थी हमारी, और पागलपन था, पागलों की तरह हमने काम किया उसके ऊपर, पूरी तहरीक थी। तो जिस दिन वो पास हुए हैं, तो मैंने घर आके और ऐसे लिखा कुछ ना, उसमें भी हम इतने बिजी थे क्योंकि हम किसी को थैंक यू कह रहे थे, किसी को कुछ कह रहे थे, लेकिन मैंने लिखा, और मैंने उस पर ये लिखा कि मेरे जिस्म में इतनी दर्द हो रही जैसे मुझे कांटों में से किसी ने खींच के गुजारा हो और नील पड़े हो मेरे जिस्म पे। और सबका ये ख्याल था कि आज ये खुशी से पागल हो रही होगी, और जो भी थे हमारे साथ टीम, लेकिन अंदर से ये हालत थी, क्योंकि आपको इतने अगली फेसेस देखने पड़ते हैं, आपको इतनी हिपोक्रेसी देखनी पड़ती है कि जिस तरह फिल्मों में होता है जी, रेस जीत ली, वाह बैलून उड़ गए, इस तरह नहीं होता ज़िंदगी में। जब आप जीतते हैं तो आप, वो सारा बोझ भी तो आपके साथ होता है, जो आपने फेसेस चेंज होते हुए देखे हैं, जिन्होंने आपको धोखे दिए हैं, आपसे प्रॉमिस कुछ किया, वहाँ जाके कुछ किया, इधर से टांग खींच, तो वो आप ऐसे एक सेकंड में तो नहीं उड़ा देते ना।
तो वो खुशी भी होती है, लेकिन वो मिक्सचर होता है। इस तरह के बहुत मौके आए जहाँ आपको दुख भी हो रहा है और आपको खुशी भी हो रही है। अचीव तो किया, कामयाबी तो थी, लेकिन आपने बड़ा अगलीनेस भी देखी उस रास्ते पे। बहुत कभी सोचते हो कि आप जैसे लोग जिनमें इतनी एनर्जी होती है, इतना वो बदलाव चाहते हैं, बदलना चाहते हैं हर चीज़ को, और लगे रहते हैं और फिर एक दिन वो गायब हो जाते हैं। आपने कभी सोचा है कि वो मौत उनको ले जाती है? मैं बहुत सोचती हूँ, मैंने सोचा भी है, बल्कि मैं तो अक्सर मेरे मियाँ से डिस्कस करती हूँ कि भी मैं अपनी चॉइस रखना चाहती हूँ। वो कहता नहीं क्योंकि मुझे मेरा दिल करता है कि मेरी अपनी चॉइस हो कि मैंने कब जाना। अजीब बात है, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मेरी अपनी चॉइस हो। मगर मैंने सोचा है मेरी रेस हमेशा टाइम के अगेंस्ट रहती है, और अक्सर ही मैं बात बोलती हूँ कि भाई मरने से पहले मैंने ये भी करना है, तो अगला बंदा कहता है ये कैसी बात तुम करते हो? मगर कभी सोचा है ये मौत क्या चीज़ है? हाँ, सोचती हूँ। मुझे डर नहीं लगता मौत से, और अब तो बिल्कुल ही नहीं लगता, क्योंकि अब मुझे लगता है मुझे एक तसल्ली सी है कि मैंने अपने हिस्से से ज़्यादा कर लिया। तो मुझे अब ये लगता है अब ये बोनस टाइम है, अगर जाना होगा तो मैं सुकून से जाऊँगी। और ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी जो है वो तो गशिंग वाटर है भाई बहुत, उसको जितना आप उसकी लेयर्स बना लो। मुझे दुख होता है उन लोगों पे जो एक ही ज़िंदगी जीते हैं। मैं तो 12 से कम जी नहीं सकती एक वक्त में तो वो जो होता है ना एक रूटीन की सी जीते हैं। मैंने तो 4 साल से ज़्यादा कभी जॉब नहीं की। मुझे बल्कि कई दफ़ा रश्क आता है उन लोगों पे जो 30-30 साल एक जॉब में रहते हैं। 4 साल के बाद लर्निंग कर्व मेरा पूरा हो जाता है, चीज़ें मैंने जो सीधी करनी होती है मैं फटाफट कर देती हूँ, उसके बाद मैं फ्लैट पीरियड में नहीं रहती। तो वो वक्त कब आएगा क्या? जब फौजिया सईद अपने आप से मिलेगी? मैं अपने आप से, मेरा रिश्ता अच्छा है। अच्छा, हाँ। चाहे कितनी तेज़ रफ्तारी हो ना मेरी ज़िंदगी में, लेकिन मेरा अपने आप से रिश्ता अच्छा है। मैं अपने लिए टाइम, अपने आप से बात बहुत करती हूँ। आई डोंट फील कि मेरा कनेक्शन अंदर से नहीं है। उसमें मेरी फैमिली का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि जब मैं मेरी फैमिली के साथ होती हूँ तो मैं प्योर अपना आप होती हूँ। और अगर आप इस तरह की ज़िंदगी जी रहे हो ना, जहाँ अपने स्टाफ को डांटना है, ये करना है, वो करना है, तो आपको लगता है कि आप अपने आप से इन टच नहीं हो, क्योंकि आप एक गुस्से वाला ये वो। खैर मैं इतना तो नहीं गुस्सा करती, लेकिन आपको पुश करना पड़ता है। कई दफ़ा मैं कहती हूँ मेरा तो नाम बुलडोज़र रख दो, बिकॉज यहाँ आपको पता है पाकिस्तान में पेस जैसा होता है हर वक्त। मगर मेरी फैमिली के साथ जब मैं होती हूँ तो मैं बिल्कुल अपना आप होती हूँ, 100%। या पॉल के साथ होती हूँ। मेरी अम्मी के साथ मैं होती हूँ तो मैं 5 साल की होती हूँ, उनकी गोद में सर रख के, और लाड प्यार, बड़े हमारी फैमिली में बड़े लाड होते हैं। तो वो मेरा उनके साथ उस तरह का ही है, और मैं इनसे भी बहुत गेन करती हूँ स्ट्रेंथ। तो वो मेरा अपना टाइम होता है, हम जो हमारे रिश्ते जो हैं। सो आई फील वेरी मच इन टच विद माई सेल्फ। Thank you so much. फौजिया, मुझे इतना मज़ा आया. It's been such a long time, and I hope you stay just exactly the way you are.